विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं SJ, आपके डिजिटल मेंटर। आज हम इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास सॉलिड 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। कोई भी वाटर जो है, वाटर 3 स्टेट में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर हमारे पास में 3 स्टेट में अवेलेबल होते हैं। मैटर के स्टेट को हम लोग चेंज करते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए हम 2 तरीका यूज़ करते हैं। पहला तरीका होता है कि टेम्परेचर चेंज करें और दूसरा तरीका होता है प्रेशर चेंज करें। टेम्परेचर चेंज करके कैसे हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को लाते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो यहाँ एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमारे पास में ये सेटअप था। इस सेटअप में हमने आइस लिया था। आइस हमारा मान लिया -10 डिग्री सेल्सियस पर था, और इसके बाद में इसमें थर्मामीटर हमने फिट किया था। उसके बाद आइस को क्या किया गया, हीट किया गया। हीट करने के बाद में देखा गया कि आइस जब -10 डिग्री पर था, -10 डिग्री से लेकर के जब 0 डिग्री तक आया, वहाँ तक तो टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ। लेकिन जब 0 डिग्री पर आया, तो 0 डिग्री पर आने के बाद में वहाँ पर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। टेम्परेचर कहाँ गया, वहाँ पर टेम्परेचर कहाँ गया, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हमारा जो सॉलिड था उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ओवर करने में वो हीट यूज़ हो रहा था, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा नहीं। तो यहाँ पर जो आइस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ हुआ था, उसको हमने क्या कहा, उसको हमने लैटेंट हीट का नाम दिया था। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का नाम दिया था, क्योंकि वहाँ पर वाटर जो हमारे पास सॉलिड था, वो सॉलिड मेल्ट हो करके वाटर के फॉर्म में आ रहा था। तो इस केस में हमारे पास में सॉलिड जो था वो पिघल करके वाटर आया, तो हमारे पास में टेम्परेचर कितना हो गया वहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास में अभी वाटर का टेम्परेचर था। फिर हमने क्या किया कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यहाँ हमने देख लिया। और सेकेंड केस में क्या किया, जब ये वाटर हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस पर था, तो अगेन इसको हमने हीट किया। जब हमने इसको फिर से हीट किया, तो क्या हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर तो इसका इंक्रीज़ हुआ, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि फ़र्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब वाटर पहुँच गया, तो वहाँ पर फ़र्दर इंक्रीमेंट टेम्परेचर में नहीं नोट किया गया। तो वहाँ पर टेम्परेचर कहाँ गया, वहाँ पर टेम्परेचर जो वाटर था, वाटर से स्टेट चेंज होकर के वो वेपर में स्टेट चेंज हो रहा था। तो वो टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट होने में यूज़ हो रहा था। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाया इस केस में, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जो हमने हीट सप्लाई किया वो यूज़ हुआ था उसके वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ओवरकम करने के लिए उस हीट का यूज़ किया गया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच की इंक्रीज़ नहीं हो रही थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में इस हीट का यूज़ किया जा रहा था। तो इस तरह से हमने देखा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कुछ सॉलिड्स डायरेक्टली क्या होता है कि लिक्विड में बिना चेंज हुए वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, 2 प्रोसेस हमने पढ़ा था। सब्लिमेशन, अगर डायरेक्टली हमारा सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए तो उसको हमने सब्लिमेशन कहा था, और अगर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हमने क्या कहा था, डिपोजिशन का नाम दिया था ना। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारा क्लियर हो गया। अब इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। We have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles। मतलब किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, उससे पता चलता है कि हमारा मैटर कौन सा है, किस स्टेट में हमारा मैटर अवेलेबल है। वो सॉलिड में हमारा जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में
उनके कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस होता है और गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। What will happen when we start putting pressure and compress a gas? अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि प्रेशर अप्लाई करके गैस को कंप्रेस करने लगे तो क्या होगा? Enclosed in a cylinder, will the particles come closer? यहाँ पर गैस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अगर सॉलिड को हम लोग कंप्रेस करना चाहें तो वो तो टूट जाएगा। तो गैस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। गैस को कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? अगर हम यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज़ करेंगे तो क्या इसका स्टेट चेंज हो जाएगा? तो सवाल का जवाब है हाँ, चेंज हो जाएगा। अगर लिक्विड को, ये जो हमारे पास में गैस है, गैस को आप कंप्रेस करते जाओगे तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, इनके बीच का स्पेस इतना है। इनको आपने प्रेशर अप्लाई किया, इनके बीच का स्पेस और कम हुआ। फर्दर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो ये चेंज होकर के ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वही लिखा हुआ आगे, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। मतलब प्रेशर को अप्लाई करने से और टेम्परेचर को हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो गैस है वो हमारा लिक्विफाई हो जाएगा। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा है? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे स्टोर करते हैं? हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। तो शादी वगैरह में जो यूज़ होता है, वो जो धुआं देखते हैं स्टेज पर, वहाँ पे क्या होता है, यही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो यही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो बिना लिक्विड में चेंज हुए ये गैस के फॉर्म में दिखने लगता है। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस। इसीलिए हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determines the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas. इस तरह से हमें पता चलता है कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो हम लोग सॉलिड मतलब सब्सटेंस के स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर है, सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड को और हीट देते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद में जब गैस को हम लोग ठंडा करते हैं तो क्या होता है, ये प्रोसेस हमारा डिपोजिशन कहलाता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इस डायग्राम का यही मतलब है। जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। इसी तरह से जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो तो ये प्रोसेस फ्यूज़न कहलाता है, और जब लिक्विड से चेंज होता है तो लिक्विड से सॉलिड बनता है तो इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर लिक्विड से गैस बना तो ये प्रोसेस वेपराइजेशन कहलाया, और गैस से वापस लिक्विड बना तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाया। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। इसको केल्विन में दिया हुआ वैल्यू 300 केल्विन और 573 केल्विन, इसको हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, केल्विन में जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें से 273.15 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 300 केल्विन में से 273.15 माइनस करेंगे तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा, वही हो जाएगा आंसर। उसी तरह से 573 केल्विन में से 273.15 माइनस कर देंगे तो ये हमारा चेंज होकर के सेल्सियस में आ जाएगी इसकी वैल्यू। व्हाट इज़ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस? तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट करता है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर के फॉर्म में होगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये बॉइलिंग स्टेज में रहेगा। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? कोई भी सब्सटेंस का स्टेट जब चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि ये टेम्परेचर
क्या होता है, उसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ओवरकम करने के लिए यूज़ होता है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करेंगे, उस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। यही करते थे, यही अभी हमने देखा था। तो साथियों, ये था हमारा आज का क्लास। यदि कोई डाउट हो तो DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।